नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल कर कानून को बताया पूरी तरह से संवैधानिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इटली में एडीबी की वार्षिक बैठक में लेंगी भाग। इटली, जापान और भूटान के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठक। वेव्स शिखर सम्मेलन में 3 दिनों में 3000 से अधिक B2B बैठकों का हुआ आयोजन। 1328 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी समय युद्ध विराम संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सप्ताहांत में दोनों देशों के साथ हुई अच्छी बातचीत। और बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज होंगे कई अहम मुकाबले। प्रतियोगी आज तैराकी, निशानेबाजी और फुटबॉल में दिखाएंगे दम। और आइए अब शुरुआत करते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, संसद से पास हुआ है, इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया है 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिससे कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा, जिनमें AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। ये कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया गया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और उधर संभल जामा मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में ASI की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी। दरअसल सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को विवादित मस्जिद परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद की प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग छोड़कर विवादित वजू खाने के ASI से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने के ASI सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए इटली के मिलान में है।
7 मई तक चलने वाली इस बैठक में वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी और इस बैठक में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, एडीबी सदस्यों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग लेंगे। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री इटली, जापान और भूटान के वित्त मंत्रियों के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इसके अलावा वो वैश्विक थिंक टैंक, व्यापार जगत के नेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मिलेंगी। यात्रा के दौरान वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी और बोकोनी विश्वविद्यालय में आर्थिक और जलवायु लचीलेपन में संतुलन विषय पर एक पूर्ण सत्र को भी संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्ष वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। हालिया वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान में मजबूती आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर साझा दृष्टिकोण से भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के 6 महीने के भीतर दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच ये दूसरी बैठक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में वानिकी महाविद्यालय का दौरा करेंगे। वे महाविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। वेव्स 2025 के पहले संस्करण का मुंबई में रविवार को समापन हुआ और इसमें मशहूर कलाकारों और प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कॉरपोरेट लीडर्स तक उद्योग के हर क्षेत्र से भागीदारी रही। इस आयोजन ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक मीडिया और मनोरंजन महाशक्ति के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स समिट के उद्घाटन पर युवाओं से इस रचनात्मक पहल का नेतृत्व करने और भारत को एक वैश्विक क्रिएटिव हब बनाने का आह्वान किया था। 4 दिवसीय वेव्स समिट में कॉन्फ्रेंस ट्रैक संवाद और सहयोग का प्रमुख केंद्र रहा, जहां दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। वेव्स समिट के दौरान 140 से ज्यादा सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। प्रमुख सत्रों में 50 से अधिक कीनोट भाषण दिए गए। और वहीं लखनऊ में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की और जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और दोनों पकड़े गए। दोनों की पहचान मोनू राजपूत और महेश रावत के रूप में हुई है। दोनों व्यक्तियों के पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। ईस्ट लखनऊ के डीसीपी शशांक सिंह ने उनसे पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वे कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वे शातिर अपराधी हैं और पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और आगे भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। नोएडा एसटीएफ ने नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों पर नोएडा के सेक्टर 3 में ऑफिस बनाकर ठगी करने का आरोप है। आरोपियों के कब्जे से 6 कॉलिंग मोबाइल, 4 निजी मोबाइल, छात्रों का डेटा और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज दूसरा दिन है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहा है। दूसरे दिन इन गेम्स में तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल खेले जाएंगे, जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में अधिकांश खेल आयोजित किए जाएंगे, जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग
दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 4 मई से शुरू हुए ये गेम्स 15 मई तक चलेंगे। इसमें करीब 5,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।